नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। और आईएनएच सेहत की टीम इस वक्त, आप यदि मेरे आसपास का माहौल देख पा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूं। जी हाँ, मैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में हूं, छत्तीसगढ़ का जाना माना कैंसर हॉस्पिटल, जहां पर हर तरह का इलाज बहुत बेहतर तरीके से एडवांस तकनीक के साथ मिलता है। लेकिन इन सब के बीच आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही दिल जो है वो धक सा रह जाता है और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला, न सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके परिजनों के वो सिलसिला जब हम घबराते हैं, डरते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, आज के समय में सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। और इस असंभव को करने में यदि सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा रहा है असंभव को संभव करने में, तो वो है डॉक्टर्स और विज्ञान, जो कि लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे हमारी उम्मीदें बढ़ रही हैं, जिससे हमारा जीवन बढ़ रहा है। तो आज आईएनएच सेहत में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण विषय, और ख़ास तौर पर कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं कहते हैं कि 4th स्टेज के बाद उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, उम्मीद बनी रहनी चाहिए। और इसी उम्मीद को बनाए रखने के लिए आज हम संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर वार्ड में हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि पैलिएटिव केयर वार्ड क्या होता है या पैलिएटिव केयर क्या होती है। तो दर्शकों, ये असल में एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विधा डेवलप की है साइंस ने, जिससे कि आपकी उम्मीदें बढ़ें, जिससे जो पेन आपको कैंसर की दवाएं लेते वक्त होता है, इलाज के वक्त होता है, वो कम भी होता है। और साथ ही साथ एक अलग तरीके से आपकी ज़िंदगी के दिनों को बढ़ाया जा सकता है, या कहें कई बार कुछ चमत्कार भी हो जाता है। तो आइए इसे समझते हैं बिना किसी देर के। मेरे साथ हैं डॉक्टर अविनाश तिवारी जी, जो कि पैलिएटिव केयर मेडिसिन एमडी है। और मैं बताना चाहूँगी दर्शकों कि ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एम्स रायपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और इस वक्त ये संजीवनी में हैं। और आपको बता दें कि कई सारी विशेषताएं हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस अति संवेदनशील मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि कैंसर और उनके परिवार बहुत सारे तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं और कहीं न कहीं वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि अब तकलीफ़ के साथ जीवन जीना उनकी मजबूरी है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम पैलिएटिव केयर में इस चीज़ पर कभी विश्वास नहीं रखते कि कुछ नहीं किया जा सकता। हर मरीज में, हर स्टेज में कुछ न कुछ जरूर किया जा सकता है, जिससे उनके और उनके प्रियजनों की तकलीफें कम हो सके। डॉक्टर अविनाश, सबसे पहले तो हम पैलिएटिव केयर को समझेंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे कि ये क्या होती है, ये कब ली जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है। पैलिएटिव केयर एक साइंस की एक नई विधा है, जिसमें हम मरीज और उनके परिवार दोनों को रखते हैं। कई सारे मरीज जो होते हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारियों से होके गुजरते हैं, जैसे कि कैंसर के एडवांस स्टेज, लंग के एडवांस स्टेज, किडनी के एडवांस स्टेज, और ऐसे मरीज बहुत सारे तकलीफों से होके गुजरते हैं। तो ऐसे मरीजों में कहीं न कहीं बीमारी को दिशा निर्देशित करता हुआ कोई ना कोई उपचार तो चलता रहता है, लेकिन तकलीफ़ें अच्छे से मैनेज नहीं रहते। तो पैलिएटिव केयर साइंस की ऐसी विधा है जो इन तकलीफ़ों को, और ये तकलीफ सिर्फ शारीरिक तकलीफें नहीं होती, शारीरिक तकलीफ के साथ साथ भावनात्मक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है, आध्यात्मिक तकलीफ होती है। इनका एक समुचित नियोजन करके ऐसे मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ताकि हम उनके जीवन में सिर्फ दिन न जोड़ें, उनके जितने दिन हैं उनमें अच्छा से अच्छा जीवन को भी जोड़ें। तो पैलिएटिव केयर इन शॉर्ट ऐसा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब एक हुआ कि हम दवाओं से ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक हुआ कि हम उम्मीद के साथ अपने पेशेंट और उसके परिजनों को बांध रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बिल्कुल हताश निराश होते हैं ना, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो डॉक्टर हमें भगवान की तरह नज़र आते हैं। लेकिन सहयोग आपको करना है, साइंस अपना काम कर रहा है। पैलिएटिव केयर में डॉक्टर साहब क्या क्या होता है, मतलब ये कैसे अलग है? जो आपने कहा कि एक विधा है भी मेडिसिन की, ये कैसे अलग है, ये क्या क्या किया जाता है इसमें? पैलिएटिव केयर में हम सबसे पहले मरीज के जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, जो तकलीफ़ों की वजह है, उसका एक बहुत सिस्टमिक तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि पेन हो गया, नोजिया, वोमिटिंग अर्थात उल्टी की समस्या, ब्रेथलेसनेस की समस्या, लंबे समय से चलने वाली खांसी की समस्या, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो ये सब तकलीफ़ें दबे पाँव मरीज के जीवन में आती हैं। उसके कारण मरीज तो प्रभावित होता है, साथ साथ परिवार भी प्रभावित होता है। तो हम एक बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड का असेसमेंट इन तकलीफ़ों के लिए करते हैं।
इन तकलीफ़ों के तह में जाते हैं, इनके मैकेनिज़्म को हम जानने की कोशिश करते हैं और उसको दिशा निर्देशित करते हुए हम दवाएं मरीजों को देते हैं। और दवाओं के साथ साथ हम मरीजों में काउंसलिंग भी देते हैं, मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनमें क्या क्या इमरजेंसीज आ सकती है उसको एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से एक प्लानिंग करके रखते हैं। और कभी न कभी जब मरीज का कोई बीमारी को दिशा निर्देशित करता हुआ उपचार नहीं रह जाता हो, मरीज जब अपने टर्मिनल स्टेज की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों में हम कैसे अच्छा से अच्छा होम बेस्ड केयर उनको दे सकें, इसकी प्लानिंग हम पैलिएटिव केयर में करते हैं। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि यदि पैलिएटिव केयर आप ले रहे हैं तो आपको वार्ड में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी उसे ले सकते हैं? बिल्कुल, पैलिएटिव केयर घर में दिया जा सकता है, पैलिएटिव केयर अस्पताल में दिया जा सकता है, पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल्स में दिया जा सकता है, पैलिएटिव केयर लॉन्ग टर्म फैसिलिटी जैसे कि वृद्धाश्रम वगैरह है उसमें भी दिया जा सकता है। पैलिएटिव केयर के लिए ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरियन है कि आपको अस्पताल में ही रहना है। पैलिएटिव केयर में जब हमारे देखभाल के केंद्र में मरीज और उनके परिवार हैं, तो हम उनको उनके जो प्रीफर्ड प्लेसेस ऑफ केयर है वहाँ उनको सेवाएं देना चाहते हैं। अच्छा। बस कुछ तकलीफ़ों में का जब प्रमाण ज़्यादा होता है तो उनको एक शॉर्ट एडमिशन के लिए हम हमारे पैलिएटिव केयर वार्ड में रखते हैं। जैसे ही उनका सिम्टम इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है, हम एक स्ट्रेटजी बना के उनको होम केयर में शिफ्ट कर देते हैं। जी, तो इसके लिए फिर कोई टीम डॉक्टर्स की वहाँ जाती है या घर वालों को ट्रेन किया जाता है? मतलब ये कैसे होता है? क्या कहते हैं ना कि भाई बीच बीच में हफ्ते भर में या 2 दिन में 1 दिन में ऐसा कुछ रहता है क्या डॉक्टर साहब? जी जी, जैसे ही मरीज का यहाँ पर हम तकलीफ मैनेज कर लेते हैं, तो उसी दौरान हम जो उनके अटेंडर हैं, जो उनके केयर हैं, जो उनके देखभाल करता है, उन पर ध्यान देते, उनको भी हम ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जैसे मुंह का देखभाल कैसे करें, कई पेशेंट में नाक में नली लगी होती है उसका देखभाल कैसे करें, स्टोमा लगा होता है उसका देखभाल कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है केयर का। अगर ये घर में किसी को बुलाएंगे, किसी कंपाउंडर को बुलाएंगे इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए, वुंड की ड्रेसिंग के लिए, तो इनके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भार बढ़ेगा। तो हम एडमिशन के दौरान ही इनको ये सब चीज़ सिखा देते हैं। साथ ही साथ हम एक लोकल जनरल प्रैक्टिशनर जो इनके घर के आसपास रहते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इन पेशेंट्स में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, इन पेशेंट्स में गोल्स ऑफ केयर क्या है, और जब भी कोई तकलीफ हो तो उन जनरल प्रैक्टिशनर के माध्यम से हम उस मरीज को सेवा अपनी प्रदान कर लेते हैं। और हाँ, जो पेशेंट हमारे यहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में है, हम उनको घर में भी जाके देखते हैं। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड होम केयर टीम है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, उसमें काउंसलर्स, मेडिकल सोशल वर्कर और डॉक्टर, ये सब उसमें टीम में शामिल है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये सभी टीम में शामिल हैं और मैं यदि अपने कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा सा आप मूव करेंगे कैमरे को और दिखाएंगे कि ये चूँकि पैलिएटिव बॉडी है तो ये सारी आपकी टीम है। जाहिर तौर पे टीम में कौन कौन होते हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी इंट्रोडक्शन के साथ कौन क्या क्या काम करता है वो भी थोड़ा हम समझेंगे। जी, तो पैलिएटिव केयर मैम जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स का रोल नहीं है, इसमें नर्सेस का, वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, फिजियोथेरेपिस्ट का, डाइटिशियंस का, और मैं सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ पैलिएटिव केयर में जो मेन रोल है वो नर्सेस का है। आप हैं डॉक्टर विनीता, ये एक जर्नलिस्ट पैलिएटिव केयर फिजिशियन है और मेरे पेशेंट केयर में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। होम बेस्ड केयर में जो भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, किन पेशेंट्स को देखना है, क्या तकलीफें हैं, लोकल जीपी का नंबर मैनेज करना, वो सब ये मेंटेन करते हैं। आप मिस्टर साहू हैं हमारे स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स, पेशेंट्स में जो भी नर्सिंग केयर इश्यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मरीज के देखभालकर्ता को ट्रेनिंग देना, वुंड केयर के बारे में, स्टोमा केयर के बारे में, नाक की नली की देखभाल के बारे में, वो उनको एम्पावर करते हैं। आप हमारी डॉक्टर दिव्या मैडम हैं। डॉक्टर दिव्या मैडम एक स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता होती है, जिन पेशेंट्स में मसल वेस्टिंग काफ़ी हो चुकी है, जो पेशेंट ज़्यादा मोबाइल नहीं है, जिन पेशेंट्स में बेड सोर्स हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाती हैं। ये भी केयर गिवर को एम्पावर करती हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाती है कि ऐसे पेशेंट का ख्याल घर में रखा जा सकता है। आप निशा मैडम हैं, एक स्पेशलिस्ट डाइटिशियन है। जैसे पेशेंट बहुत बार एक नॉर्मल डाइट नहीं ले पाते, तो उनमें डाइट की क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो पेशेंट ज़्यादा नहीं खा पाते, तो कैसे कम खाने में ही उनकी डेली रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर लें, उनकी कंसिस्टेंसी कैसे रखें, उनमें क्या बदलाव रखें, क्या खाएं, कैसे छत्तीसगढ़ी जो खाना है उसमें हम एडजस्टमेंट करके मरीज के जो पोषण की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करें, तो वो डिजाइनिंग निशा मैडम करती हैं। तो मतलब इन सभी का बेहद महत्वपूर्ण रोल है। और पैलिएटिव केयर में जब आप काम करते हैं, देखिए एक साधारण डॉक्टर होना और एक ऐसा डॉक्टर होना जो किसी को उम्मीद दे रहा है, किसी का दर्द कम कर रहा है,
किसी की ज़िंदगी बढ़ा रहा है, उसकी उम्मीद बढ़ा रहा है, कैसा फील करते हैं? जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत दर्द में होते हैं, बहुत लोग होते हैं, चीखते चिल्लाते हुए आते हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, उनके सिर्फ हम उनकी बीमारी पे फोकस नहीं करते हैं, उनके मानसिक, भावनात्मक और स्पिरिचुअल जो भी उनके इशू हैं सभी पर हम लोग उनके मतलब एड्रेस करते हैं उनके इशू को। उसे तो उनसे पेन बीमारी में जो पेन होता है उसमें तो राहत तो उनको मिलता है, लेकिन जो उसकी मानसिक पीड़ा है उसमें भी उनको राहत मिलता है। तो ये तो आप समाज सेवा का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि मानसिक पीड़ा। मैडम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक? जब हमें ये पता है कि बहुत उम्मीद नहीं है, जब हमें ये पता है कि एक समय है हमारे लिए, बहुत कम लोग होते हैं कि फिर वो उस समय को जीना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, आप उम्मीद तो बनाते हैं लेकिन पता भी है कि सच क्या है। कोई तकलीफ़ें आती हैं कन्विंस करने में या कुछ ऐसा कभी कुछ फेस किया आपने ये इस ट्रेनिंग के दौरान या लोगों को पैलिएटिव देने के दौरान? ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल पेशेंट आती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जी जी। तो उनको थोड़ा सा वो इमोशनली थोड़ा अटैच्ड होती हैं इंडियन कल्चर की, जैसे चूड़ी है, ये Yes. सारी चीज़ें जो पहनना है। जी जी। तो उनको थोड़ा कन्विंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि जो आपका जो सुहाग की चीज़ है वो आपको रिमूव करना है कुछ महीनों तक। हमें पता है कि वो लॉन्ग टर्म ही नहीं पहनना है उनको उससे, क्योंकि क्या होता है स्वेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ को कन्विंस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, पर इमोशनली वो ये समझ जाती हैं। कल्चर है, हिंदुस्तान में है, डॉक्टर्स के पास चैलेंज भी कम नहीं है, चुनौतियां कई सारी हैं और ऐसी हैं जिनको शायद हम जिनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं। इसलिए INH 24/7 की टीम INH सेहत के इस स्पेशल शो में आज पैलिएटिव वार्ड में पहुंची है ताकि हम आपको सीधे उस टीम से मिला सकें जो कि ये काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप डाइटिशियन हैं, आप एक आम डाइटिशियन जो बाहर काम कर रहे हैं, जो लोगों को पतला करने के लिए काम कर रहे हैं या बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, और एक डाइटिशियन जो पैलिएटिव केयर में है, कितना अलग मानती हैं उसे अपने आप से? बहुत अलग मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट जो हम बाहर के पेशेंट देखते हैं उनका जनरली यही कंसर्न रहता है कि हम वेट लॉस कैसे करें, वेट गेन कैसे करें। और हम यहाँ पे पेशेंट से डील करते हैं क्योंकि बहुत सारी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत हाई लेवल की आप मान सकते हैं। उनकी मेडिसिन की जो डोजेज रहती है, उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स रहती है वो बहुत ज़्यादा ही उनमें दिखती है, जिसके वजह से उनको एनोरेक्सिया मतलब कि खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, बहुत ऐसे अप डाउन उनको खाने पीने के लिए कि बहुत ज़्यादा वो कंसर्न भी रहते हैं, प्लस उनका ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। तो इस वजह में मेरा जो रोल है उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम उनको कितना कैलोरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है हम उनको कैसे प्रोवाइड करें, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि पेशेंट उस स्टेज में नहीं रहते कि हम जितना उनको बताएं वो उतना ले पाएँ। तो वहाँ पे मुझे कम अमाउंट में, कम पोर्शन में उतना कैलोरीज और प्रोटीन उनको मीट कराना पड़ता है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो और ताकि वो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट को अच्छे से ले सके, या फिर उनका जो भी आने वाला जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमारा बॉडी प्रिपेयर है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए, प्लस उनको उतना प्रोवाइड करने के लिए फिर भी हम अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके हमारे न्यूट्रिशन पार्ट में हम उतना फुलफ़िल कर सकें। चलिए, तो हर शख्स यहाँ पर मौजूद वो अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फुलफिल ज़रूर कर रहा है और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अविनाश तो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी टीम भी, एक बार कैमरामैन से कहूँगी यहाँ से वहाँ तक पूरा वार्ड भी दिखाएंगे, टीम भी दिखाएंगे, और ये दिन रात दर्शकों काम कर रहे हैं ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी की उम्मीद के साथ, पैलिएटिव केयर के साथ। डॉक्टर अविनाश, ये भी जानना चाहेंगे कि किस स्टेज में आकर इसको लेना होता है और क्या इसे स्टेज 1 से लिया जा सकता है? जैसे कि आप ये जो वार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर सभी पेशेंट लास्ट स्टेज कैंसर वाले पेशेंट नहीं है। हम पैलिएटिव केयर का जुड़ाव जब से कैंसर डायग्नोस होता है और जब पेशेंट का कैंसर का इलाज नहीं रह जाता तब तक जुड़े, तो पूरा स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम अर्ली पैलिएटिव केयर बोलते हैं ना, क्योंकि बाकी जगहों में हमने देखा है कि पैलिएटिव केयर को के बारे में एक मिथ है कि सिर्फ उसे लास्ट स्टेज के कैंसर मरीजों में दिया जाता है। ऐसा कतई नहीं है। पैलिएटिव केयर का जुड़ाव जब कैंसर की या कोई भी गंभीर रोगियों की डायग्नोसिस होती है तब से अगर कोई जोड़ के रखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऐसे मरीजों की जीवन की गुणवत्ता, बजाय उनके जिनमें पैलिएटिव केयर का जुड़ाव नहीं हुआ है ज़्यादा अच्छी होती है। तो पैलिएटिव केयर का चुनाव किसी भी गंभीर बीमारी के अर्ली स्टेज में करने से
क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है, सिम्टम ज़्यादा अच्छे से मैनेज रहता है, लोगों में संतोष का भाव ज़्यादा अच्छे से रहता है, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा अच्छे से मैनेज होते हैं। तो हमारी पूरी टीम अर्ली पैलिएटिव केयर से लेके एक टर्मिनल केयर पे भी काम करती है, तो पूरा स्पेक्ट्रम है हमारे पास केयर का। जी, चूंकि आप लगातार जुड़े हैं, एक सवाल आपसे भी, क्या कहना चाहेंगी INH 24/7 के दर्शकों को, या जो कैंसर का इलाज ले रहे हैं उन्हें पैलिएटिव केयर भी लेनी चाहिए, उसके लिए कुछ मैसेज है आपके पास? बिल्कुल, कैंसर डायग्नोस होते साथ ही पैलिएटिव केयर के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ उनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी होती हैं, जिसका इलाज पैलिएटिव केयर के पास ही संभव है। डॉक्टर साहब, दर्द बहुत होता है जब हम कैंसर का इलाज कराते हैं और जब दवाएं लेते हैं। इस पेन को किल करने के आपने कुछ तरीके बताए इस पैलिएटिव केयर में, वो कैसे होता है? वो दवाएं जो पेन किलर्स कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है उससे कितनी अलग हैं? जी बहुत अलग है। सर्वप्रथम दर्द के बारे में बात करना चाहूँगा। पैलिएटिव केयर में हम दर्द को सिर्फ एक शारीरिक दर्द के रूप में नहीं देखते, हम इसे संपूर्ण दर्द के रूप में देखते हैं। संपूर्ण दर्द अर्थात उसमें शारीरिक दर्द भी है, उसमें भावनात्मक दर्द भी है, मानसिक दर्द भी है और आध्यात्मिक दर्द भी है। मरीज को कैंसर और कैंसर के इलाज से संबंधित जो दर्द परेशानियां होती हैं उसके लिए तो हमारे पास कुछ स्पेशल रेमेडीज़ होते हैं। ज़्यादातर हम नार्कोटिक्स ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स का प्रयोग हम करते हैं, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही उस पेन के मैकेनिज्म को जान के उसके लिए कोई जो एडजॉइंट दवा है वो भी हम देते हैं। सिर्फ फोकस हमारा शारीरिक दर्द पे नहीं रहता, हम कुछ काउंसलिंग के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजी हम डिज़ाइन करते हैं, जिससे मरीज की शारीरिक और मानसिक तकलीफ भी कम होती है। और कहीं ना कहीं मरीज को कुछ सोशल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि उनका जॉब छूट जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनका एक जो आत्मविश्वास है वो भी डगमगा जाता है। तो हमारी जो टीम है उसके आत्मविश्वास को ट्रैक में लाने के लिए काम करती है, जिससे उसका दर्द समुचित ढंग से मैनेज हो। न कि सिर्फ शारीरिक दर्द पे हम काम करते हैं, हम सभी प्रकार के दर्द और उनके पहलुओं पे काम करते हैं ताकि उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस मन को ही तो ठीक करना है। दर्द तो है, दर्द कई तरह के हैं, शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं, सोशल भी हैं। दर्द बहुत हैं सबके पास है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर पेशेंट हो, लेकिन तनाव को कम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब, ये डाइटिशियन है, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये आपकी टीम के बाकी मेंबर्स हैं, आप एक रणनीति की तरफ स्टेप बाय स्टेप इलाज करते हैं, लेकिन मानसिक तनाव या जो मानसिक हताशा है उसे कैसे दूर करते हैं? मैम, कैंसर में से 100 में से लगभग 25% मरीज डिप्रेशन के लक्षण के शिकार होते हैं। उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, डेलीरियम और बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजेशन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ़ें कम भी हो गई, लेकिन अगर इनमें ये भावनात्मक और अगर मानसिक तकलीफ़ें कम नहीं है तो इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता। तो हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास काउंसलिंग की एक टीम है जो इनके कोपिंग में जो इनकी काउंसलिंग करती है तथा इनमें वो कॉन्फिडेंस लाती है कि ये एक नियर नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करते हैं, जिसमें बोथ फार्मेकोलॉजिकल अर्थात दवाइयों के प्रयोग और नॉन फार्मेकोलॉजिकल अर्थात बिना दवाइयों के बाकी स्ट्रेटेजीज का प्रयोग करते हुए उनकी इन तकलीफों को ध्यान में रखा जाता है। दर्द में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास इंटरवेंशनल पेन डिपार्टमेंट भी है, जो कि नसों को ब्लॉक करके दर्द को कम करता है। कभी कभी दवाइयाँ कारगर नहीं रहते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में इंटरवेंशनल नर्व ब्लॉक किया जाता है, कुछ उसमें अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ मतलब स्पेशल मशीनें भी होंगी एडवांस आपके पास? जी जी, हमारे पास ऐसी मशीन है, सी आर्म गाइडेड और यूएसजी गाइडेड और सिटी गाइडेड प्रोसीजर करते हैं हम, जिसमें स्पेशल प्रकार के दवाइयों और सिरिंज एंड निडल का प्रयोग करते हुए जिस एरिया में पेन हो रहा है वहाँ पर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके वहाँ के दर्द को कम किया जाता है। इसको हमारे डॉक्टर हितेन मिश्री और डॉक्टर राहुल गोयर सर हैं, उनको लीड करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम ये इंटरवेंशन पेन सर्विसेज को पैलिएटिव केयर से जोड़ के रखे हुए हैं, ताकि मरीज को ये ना लगे कि किसी भी तरीके से उसका दर्द को किसी भी हाल में हम कंट्रोल कर ही लें। जी, पैलिएटिव केयर की यहाँ बात हो रही है। इंडिया में अभी कितनी जगह इस तरह का इलाज मिल रहा है? और छत्तीसगढ़ में एकमात्र, दर्शकों आपको बता दें कि संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल ये उपलब्ध करा रहा है ये केयर आपको, आपके परिजनों के लिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं, कहाँ कहाँ है ये देश में अभी? रिसेंटली एक बहुत ही रेपुटेड न्यूज़ जर्नल में एक आर्टिकल आया था कि 98% स्टेज 4 कैंसर मरीजों को पैलिएटिव केयर और एक इफेक्टिव पेन स्ट्रेटेजी उपलब्ध नहीं हो पाती।
बहुत चुनिंदा जगहों में ऐसी सर्विसेज हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर यूनिट फिलहाल हमारे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो इतनी बड़ी टीम के साथ ऑपरेट करता है, और जो सिर्फ न केवल स्टेज 4 कैंसर पेशेंट, बल्कि मरीज की जब बीमारी डायग्नोस होती है और तब से लेके जब बीमारी का कोई उपचार नहीं रह जाता और ऐसे पेशेंट में पैलिएटिव केयर की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम पूरा स्पेक्ट्रम में इस मरीज के साथ और उनके परिवारों के साथ जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कितने समय लगता है? इस पैलिएटिव केयर को आप कितने समय देते हैं? मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या कैसे होता है? मतलब मैं ड्यूरेशन आपसे जानना चाह रही हूँ। कोई क्लियर कट इसमें ड्यूरेशन नहीं है मैम। जब पेशेंट की बीमारी डायग्नोज होती है और इवन मरीज का जो टर्मिनल स्टेज होता है, और इवन जब मरीज नहीं रह जाता तो उनके परिवार के साथ पैलिएटिव केयर जुड़ा रहता है। तो ये कंटिन्यूम ऑफ केयर है, ये लगातार मरीज और उनके परिवारों से जुड़ा रहता है। इसमें कोई समय की बाधा नहीं है। जब भी मरीज को ज़रूरत पड़े वो हमसे जुड़ते हैं और बीच बीच में हम उनको फॉलो अप करते रहते हैं, आइदर फिजिकल या फिर टेलीफोन के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात जो आप ज़रूर कहना चाहेंगे, आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? ये मैं टिप ऑफ द प्रोग्राम की तरह लेती हूँ, और कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि दर्शकों को ज़रूर बताना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उस आखिरी सवाल से पहले एक सवाल आप सबके जहन में इस वक्त होगा, और इसके लिए खर्च कितना करना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है कि कैंसर का यदि इलाज कर रहे हैं तो घर में न सिर्फ पेशेंट, उसके परिवार वाले भी जो है ना, वो सब चीज़ों को मैनेज करें, ना सिर्फ उसको, उसके ट्रीटमेंट को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी। तो ये ज़रूर समझना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को उठाने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी पेशेंट्स के दर्द को बहुत शॉर्ट और इफ़ेक्टिवली मैनेज करके उसको घर भेज रहे हैं, अगर हम उसके इमरजेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम उसके रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में फाइनेंशियल बर्डन कम होते ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है। कई सारे मरीज हैं जो तकलीफ़ों के उनमें इतने ज़्यादा पुलिंदे होते हैं कि वो कई महीनों से अस्पताल में पड़े हुए हैं। जी। तो ऐसे मरीजों में अगर तकलीफ को नियंत्रित करके इनको होम बेस्ड केयर दिया जाए तो ऑब्वियसली उनके पैसे बचेंगे। तो पैलिएटिव केयर एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ये अगर बीमारी के शुरुआती अवस्था में इसका इंक्लूजन किया जाए तो ये और ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो डेफिनेटली पैलिएटिव केयर मरीज के आर्थिक समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। डॉक्टर अविनाश, वाकई में ये पैलिएटिव केयर, जिसके बारे में मुझे लगता है कि भी जागरूकता की थोड़ी कमी है, और इसमें जागरूक होना चाहिए। हालांकि इस वार्ड में अभी हम हैं और काफ़ी पेशेंट हैं इस वक्त यहाँ पर, तो ये समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर नहीं हैं। लेकिन आईएनएच सेहत की एक कोशिश रहती है कि आपको हमेशा एक अच्छे विषय के साथ अवेयर कराएं, और क्या साइंस बेहतर कर रहा है, क्या हमारे डॉक्टर्स लगातार आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको और बेहतर करने के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। डॉक्टर अविनाश, टिप ऑफ द प्रोग्राम, या कहें कि एक मैसेज जो आप जनता को आईएनएच सेहत के ज़रिए देना चाहेंगे, वो क्या होगा? जी, निश्चित रूप से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर वो मरीज और परिवार जो किसी गंभीर बीमारी से होकर गुजर रहा है, उनमें पैलिएटिव केयर के सम्मेलन से, पैलिएटिव केयर के इंटीग्रेशन के उनकी जीवन की तकलीफ काफ़ी कम होगी, उनके शारीरिक लक्षण काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज होंगे, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, और ऐसे मरीजों में फाइनेंशियल इशू भी बहुत अच्छे से एड्रेस होते हैं। तो न सिर्फ कैंसर जैसी जो अन्य गंभीर बीमारी है, जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, किडनी से संबंधित डिसऑर्डर्स और कुछ हार्ट से संबंधित समस्या, उनमें पैलिएटिव केयर का अगर जुड़ाव हो तो ऐसे मरीजों में सिर्फ जीवन में दिन नहीं बढ़ेंगे, ऐसे मरीजों के दिनों में जीवन भी बढ़ेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, और यही पैलिएटिव केयर का मेन मकसद है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है, यही हमारा मकसद भी है। और हमसे जिस हद तक जितना संभव हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ कैंसर के पेशेंट को नहीं, दूसरी अन्य बीमारियों के पेशेंट भी पैलिएटिव केयर को ले सकते हैं। बस अब आपको जागरूक होना है, इसके बारे में पता करना है। यदि आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो आपके लिए संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल यहीं उपलब्ध है। यहाँ आइए और बेहतर इलाज अपने मरीज़ का, आपका खुद का, यदि आप देख रहे हैं इस वक्त आप हैं इससे जुड़े हुए, कोई बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा देश में कहाँ है
आपको सब कुछ पता चलेगा। एक्सपर्ट अभी कम है, लेकिन इस क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग की ज़रूरत है आपकी। इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर अविनाश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि इस वार्ड में आने की INH 24/7 को अनुमति दी है, क्योंकि हम सीधे आपसे जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, और आपको बताना चाहते हैं लाइव की देखिए हमारे डॉक्टर्स मेहनत तो कर रहे हैं लगातार। अब उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, बाकी हम आपके साथ हैं, एक्सपर्ट से आपको मिलवाते रहेंगे और ऐसे ही नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।